ईरान के हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत से ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, जिन्होंने धमकी दी है कि ईरान को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। दूसरे राउंड में ईरान से युद्ध में अब तक 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने का खुलासा हुआ है। इस बीच इजराइल के वित्त मंत्री ने यह बयान देकर ट्रंप को झटका दिया है कि अब ईरान युद्ध से इजराइल दूर ही रहेगा। लेकिन ट्रंप को ईरान के यूरेनियम की करेक्ट लोकेशन मिल गई है, जिसके बाद अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का सायरन बज गया है। ट्रंप ने मान लिया 100 सैनिकों को ईरान ने दहलाया। ट्रंप ने कबूल कर लिया, ईरान ने 10 दोस्त देशों को पीट डाला। अमेरिका ने ऐलान किया अब ईरान बचेगा या उसका एटम बम। लेकिन ईरान बातें कम, हमले ज्यादा कर रहा है। ईरान ने फिर से कुवैत के एनर्जी और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। कुवैत ने जानकारी दी कि उसके बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट पर भयानक हमला हुआ है। लगातार चौथे दिन ईरान ने कुवैत पर कहर ढाया है। कुवैत की तरह ईरान 5 देशों को कुचल रहा है। लेकिन अमेरिका की मार भी बड़ी डरावनी है। सुपर पावर ने अपने विनाशकारी हथियारों को युद्ध में झोंक दिया है। जंगी बेड़ों से टेक ऑफ करते जंगी जेट की आग ट्रंप के गुस्से को बयां कर रही है। अमेरिका के जंगी जेटों के हमलों से ट्रंप के तेवरों का पता चलता है। बस एक जंगी जेट का तहलका देख लीजिए, ऐसे सैकड़ों फाइटर ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं। ये हमले इतने सटीक हैं कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाकू जेट जब मिसाइल दागता है तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को एक धमाके में धूल में मिला दे रहा है। बम विस्फोट इतना विनाशकारी है कि कंक्रीट और इस्पात की इमारतें पिघल रही हैं। इतनी ताकत झोंक कर भी ट्रंप फोर्स ईरान को झुका नहीं पा रही, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के जंगी जेट अपने डॉक पर लैंड करते हैं, ईरान मिसाइलें लॉन्च करना शुरू करता है। ईरान की मिसाइलें कब और कहां फटेंगी, इसकी भनक भी अमेरिकी सेनाओं को नहीं लग रही। ईरान हर हमले में नए दुश्मन देश को दहला रहा है। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा मिलिट्री बेस को ड्रोन धमाकों से दहला दिया है। अमेरिका के 5वें बेड़े के अहम ठिकाने के ऑपरेशन सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका के 20 ठिकानों पर तबाही मचाई है। जॉर्डन के अल अजराक में ईरान ने 20 इमारतों को जमींदोज कर दिया है। जॉर्डन ने जानकारी दी है कि 5 विस्फोटक ड्रोन वक्त रहते ढेर कर दिए गए, नहीं तो हमले में बहुत ज्यादा नुकसान होता। कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में ईरान की मिसाइल आंधी अभी भी रुकी नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका ईरान युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां फैसला सिर्फ मैदान में होना बाकी है, क्योंकि आसमानी लड़ाई में ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन में जो हमले किए गए, उसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, 1 लापता है। हालत यह है कि सीज फायर खत्म होने के 10वें दिन अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और बंदर लेंगेह में जबरदस्त हमला किया। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके अलावा चाबहार में भी अमेरिकी मिसाइलों ने हाहाकार मचाया। जवाब में ईरान ने कुवैत में आरिफ जान बेस पर तैनात अमेरिकी हाइमार्स मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया। जॉर्डन को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हवाई हमले के अलर्ट के बाद सायरन बजने शुरू हो गए। IRGC का दावा है कि बहरीन में उसने अमेज़न के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस बीच खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर उड़ा दिए हैं, यानी जंग खतरनाक मोड़ पर है। न अमेरिका रुक रहा है, न ईरान झुक रहा है। इस चक्कर में पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है।
ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने युद्ध में बड़ी जीत की तरफ बढ़ने का दावा तक कर दिया है। مرکزی خاتم الانبیا در این پیام با اشاره به شکست‌های پی در پی دشمنان در جنگ نظامی و نقشه شوم و متوهمانه آنان برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان به دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی هشدار داد هر گونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। ईरान अब दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। उधर ट्रम्प फोर्स को जॉर्डन में मिले झटके से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा था कि चीन के इनपुट से ईरान ने हमला किया है, लेकिन अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि जॉर्डन के अंदर से उन्हें मदद मिली है। वहीं जॉर्डन ईरान के दावे पर टोटल साइलेंट हो गया है, जबकि ईरान में अमेरिका की पिटाई पर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। तेहरान की गलियों में बैनर पोस्टर के जरिए ट्रंप को हराने का ऐलान किया जा रहा है। तेहरान में बैनर पर ट्रंप का मखौल उड़ाने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें उनके दिए गए नारे के चिथड़े उड़ाए गए हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर कुछ अमेरिकी अधिकारियों के दावों से भी ट्रंप का हौसला पस्त हो सकता है। क्योंकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ने लायक मिसाइलें नहीं हैं। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उसने एक अमेरिकी अधिकारी को कोट किया और लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ लंबे और बड़े सैन्य संघर्ष के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसके सामने हथियारों और मिसाइलों के भंडार की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकी रक्षा अधिकारी को चिंता है कि अमेरिका को अपने रणनीतिक हथियार के भंडार को बनाए रखना है, क्योंकि चीन और रूस के मोर्चे पर भी अमेरिका को हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। अब अमेरिकी सेना ईरान के हमलों से खौफजदा है। जब ईरान अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ललकार रहा है, तब हथियारों की किल्लत की रिपोर्ट डबल झटके से कम नहीं। लेकिन ट्रंप का मूड खराब करने वाला एक बयान इजराइल से भी आया है। इजराइल के विदेश मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने घोषणा की है अब उनकी सेना ईरान युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। स्मोट्रिच ने दावा किया कि मौजूदा हालात इजराइल के लिए सबसे अच्छे हैं, इसलिए वो ईरान में अपनी ताकत जाया करने की जगह हमास और हिजबुल्लाह का सफाया करने में लगाएगा। हालांकि इसके पीछे ईरान से आए मोसाद के इंटेलिजेंस को माना जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान ने एटम बमों की लैब एक्टिव कर दी है। मोसाद ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने पिछले साल अपने यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकैक्स माउंटेन के नीचे गहरी सुरंगों में पहुंचा दिया था। बीते साल जून में 12 दिनों तक चले इजराइल ईरान युद्ध के बाद यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन ट्रांसफर कर दिया गया था। पिकैक्स माउंटेन, जिसे माउंट कोलांग भी कहते हैं, ईरान का सबसे सुरक्षित परिसर है। यह ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र के पास है, जहां पर 2 गहरे भूमिगत सुरंग नेटवर्क हैं। ये सुरंगें अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों की पहुंच से भी बाहर है। क्योंकि ट्रंप प्लान बना रहे हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस को उतारा जाए। अमेरिकी सेना का पहला टारगेट खर्ग आइलैंड पर कब्जे का है, जिसमें अमेरिकी फोर्स के साथ खाड़ी के उन सभी देशों की संयुक्त सेना ईरान में उतरे जहां हमले हो रहे हैं। मगर इस मिशन में अमेरिका के साथ क्या हो सकता है, उसका नफा नुकसान तौला जा रहा है। ईरान के खार्ग और खुजेस्तान आइलैंड ट्रंप का पहला जमीनी हमला झेल सकते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत जरूरी है कि कुछ बातें समझ लीजिए।
मैप पर देखिए, ये है खार्क द्वीप। ये फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में ये जगह है खुजेस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉट पॉइंट बने हुए हैं। खार्क द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है। यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है, जबकि खार्क द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है ईरान के खुजेस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजेस्तान को ईरान की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजेस्तान की जमीन से निकाला जाता है। जाहिर है ईरान अपने पावर हाउस को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। ईरान की ग्राउंड फोर्स को ट्रम्प हल्के में नहीं ले सकते। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ये तो सिर्फ सेना की बात है। ईरान के 9 करोड़ लोग अमेरिका से युद्ध करने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि ये तल्ख हकीकत है कि अमेरिका युद्ध में जीते बिना मैदान से हटता नहीं। अगर अमेरिका जीत से दूर होता है तो दुश्मन देश को ही तबाह कर डालता है। सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेकर खाड़ी में कई मुल्कों का नक्शा बिगड़ चुका है। अभी ईरान पर ट्रम्प सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमला कर रहे हैं। चुने हुए ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने फुल स्केल वॉर शुरू की, यकीन मानिए बर्बादी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में रूस के MiG-29 और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर दिया। कीव का दावा है कि इस हमले में मॉस्को को $45 बिलियन का नुकसान हुआ है। उधर यूक्रेन के मॉस्को पर अटैक के बाद रूस ने सुमे को ड्रोन हमलों से दहला दिया। इस बीच रूस यूक्रेन जंग नाटो की तरफ बढ़ती दिख रही है। रूस ने ब्रिटेन के करीब युद्धपोत से लाइव फायर ड्रिल किया है। मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के सुमई में सबसे भयानक ड्रोन हमला किया। हमले के बाद भी मॉस्को के ड्रोन इलाके में मंडराने लगे और यूक्रेन के फायर फाइटर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया। 2024 की गर्मियों के बाद से ही रूस लगातार इस इलाके पर गोलीबारी कर रहा है। अब मॉस्को ब्रिगेड ड्रोन हमलों से इसे जला रहा है। रूस का यह हमला तब सामने आया है जब जेलेंस्की ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने मॉस्को में लॉजिस्टिक और तेल ठिकानों पर अटैक किए। 2026 में रूस उत्तरी यूक्रेन और खासकर सुमय और खार्किव को टारगेट कर रहा है। वो इस इलाके में इजराइल के वॉर पैटर्न्स पर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी नहीं मिलने के बावजूद वो ड्रोन और ग्लाइड बॉम्ब और रूसी सेना की छोटी यूनिट के जरिए इस इलाके में दबाव बनाने में जुटा है। उधर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए मॉस्को में लॉजिस्टिक वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके जवाब में रूस बॉर्डर के करीब के शहरों को ज्यादा जला रहा है। मतलब ये युद्ध अब टीट फॉर टैट और लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। क्या पुतिन के जंग का ये नया पैटर्न यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका देगा? क्या रूस यूक्रेन के बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करने का दबाव बनाएगा? और क्या ये स्ट्रेटेजी पुतिन को डॉनबॉस से आगे कोई बड़ी कामयाबी दिला पाएगी? इसी बीच कीव में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। मिखाइलो फेडरोव, जिन्होंने ड्रोन वॉरफेयर और रोबोटिक सिस्टम को नई ऊंचाई दी थी, हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह SBU यानी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर के पूर्व कमांडर वेन खामरा को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। सवाल है, क्या यूक्रेन की सेना के नए कमांडर और रक्षा मंत्री ये वेन खामरा पुतिन की नई वॉरफेयर का जवाब दे पाएंगे? क्या वो जेलेंस्की के लॉन्च रेंज वॉर को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, या ये बदलाव जेलेंस्की ने किसी दबाव में आकर किया है?
ऐसे यूक्रेन का पूरा फोकस अभी लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को पर एक साथ 400 ड्रोन दाग दिए। इस हमले में मॉस्को के सबसे बड़े वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराए, लेकिन इस हमले के बाद रूस के आसमान तेल के धुओं से काला हो गए। खामरा एसबीओ स्पेशल फोर्सेज के पूर्व प्रमुख रहे हैं। उनका बैकग्राउंड लॉन्ग रेंज ऑपरेशन का है। उन्हें स्पेशल फोर्सेज के माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वो यूक्रेन की उस यूनिट को कमांड कर चुके हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पर सबसे सटीक हमले किए। खामरा की तारीफ खुद जेलेंस्की कर चुके हैं। मतलब जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री न सिर्फ यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाले, बल्कि यूक्रेन की लॉन्ग रेंज ताकत और एक्शन पर तेजी से काम करें। लेकिन यूक्रेन रूस जंग तो दोनों देशों की सीमा से ज्यादा दूर चली गई है। इसकी आग अब नाटो के दरवाजे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। काला सागर में एक और बड़ा हमला हुआ है और इस बार निशाने पर रूस और यूक्रेन के जहाज नहीं, बल्कि लाइबेरियाई झंडे वाला एक गैस जहाज था जो मिस्र से यूक्रेन की तरफ आ रहा था। रोमानिया के तट से करीब 37 किलोमीटर दूर इस जहाज पर हमला हुआ। रोमानिया ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस साल रूस और यूक्रेन के ड्रोन कई बार रोमानिया के एयर स्पेस और समुद्री इलाके में घुस चुके हैं। 2022 से अब तक कम से कम 28 बार रोमानिया की सीमा में घुसपैठ हुई है। 2026 में अकेले 15 बार घुसपैठ की रिपोर्ट सामने आई। 2025 में पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन कम से कम 21 बार घुसे। सितंबर 2025 में 3 रूसी मिग-31 जेट एस्टोनिया के एयर स्पेस में 12 मिनट तक रहे। 2025 में अकेले नाटो देशों के रूस के 18 एयर स्पेस उल्लंघन के मामले दर्ज किए। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब नाटो देशों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनते जा रहे हैं, और क्या इस जंग में नाटो देश मॉस्को के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं? Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були यानी मैदान में टैंक और तोपें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जंग की दिशा अब आसमान तय कर रहा है। जिस देश के ड्रोन ज्यादा दूर, ज्यादा सटीक और ज्यादा देर तक हमला कर पाएंगे, रणनीतिक बढ़त भी उसी के हाथ लग सकती है। इसलिए जेलेंस्की ने अपनी पूरी सैन्य रणनीति को ड्रोन और स्पेशल ऑपरेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया है, और पुतिन भी यूक्रेन के शहरों पर पहले से कहीं ज्यादा बड़े हवाई हमले कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब कंट्रोल से बाहर हो गई है? क्या अब इस जंग को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या दो देशों में से एक का तबाह होना तय हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग में दूसरे गठबंधन भी जुड़ेंगे? і що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже जेलेंस्की जंग को और भयानक बनाने के लिए यूरोप और नाटो देशों से एयर डिफेंस और मिसाइलें मांग रहे हैं। G7 की बैठक में भी वो इसलिए गए थे ताकि इस जंग में वो रूस की मिसाइलों का सामना कर सकें और जवाब दे सकें। फ्रांस से 2028 और 29 के बीच मिलेंगे 16 राफाल जेट। फ्रांस की एस्टर 30 मिसाइल को बनाने का लाइसेंस। स्कल्प मिसाइल का उत्पादन भी करेगा यूक्रेन। हैमर गाइडेड बम के उत्पादन का भी लाइसेंस। यानी साफ है कि यूक्रेन अब सिर्फ हथियार नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी पूरी वॉर इंडस्ट्री खड़ी करना चाहता है, ताकि आने वाले समय में उसे हर मिसाइल और हर ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों की तरफ नहीं देखना पड़े।
इसलिए फ्रांस जैसे देश अब सिर्फ हथियार भेजने के बजाय यूक्रेन को मिसाइल, गाइडेड बम और लड़ाकू विमान से जुड़ी तकनीक भी देने की तैयारी में है। मतलब नाटो अब इस जंग में सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि यूक्रेन की सैन्य ताकत का साझेदार बनता जा रहा है। दूसरी तरफ रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। पुतिन की सेना मिसाइल, गाइडेड बम और हजारों ड्रोन के दम पर यूक्रेन के शहरों को लगातार निशाना बना रही है। वहीं यूक्रेन हर बड़े हमले का जवाब रूस के अंदर मौजूद तेल डिपो, हथियार गोदाम और सैन्य लॉजिस्टिक पर डीप स्ट्राइक से दे रहा है। यानी अब ये जंग इलाका जीतने से ज्यादा एक दूसरे की सैन्य और आर्थिक ताकत तोड़ने की लड़ाई बन चुकी है। पुतिन के ड्रोन, जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज अटैक, नाटो की मिसाइलें और ब्लैक सी का बढ़ता तनाव, यानी रूस यूक्रेन जंग अब अपने 5वें साल में एक नेक्स्ट लेवल वॉर में बदल चुकी है, जहां जीत सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि आसमान, तकनीक, इंडस्ट्री और गठबंधनों की ताकत तय करेगी। यूक्रेन जिस तरह से मॉस्को को टारगेट कर रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है कि वो रूस की युद्ध मशीन की रफ्तार को धीमा करना चाहता है। यूक्रेन ने फ्रंटलाइन वॉर को डीप स्ट्राइक वॉर में बदल दिया है। यूक्रेन का फोकस रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है, तेल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को तोड़ना। यूक्रेन अब सस्ते ड्रोन से रूस पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади. लेकिन यूक्रेन के हमले का जवाब रूस और भी खतरनाक तरीके से दे रहा है। मॉस्को से हाइब्रिड मोड में अटैक हो रहे हैं। कीव पर एक साथ बैलिस्टिक और ड्रोन हमले की एक साथ बारिश हो रही है। एक साथ दर्जनों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन, यानी रूस ने कीव की आसमान को पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल दिया। रिपोर्ट में दावा है कि सिर्फ एक रात कीव इलाके पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 120 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। इस हमले में कीव में रिहायशी इलाकों, दुकानों और सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। रूस का दावा है कि उसने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस ने सिर्फ 19 दिनों में उतनी मिसाइलें दागी जितनी उसने सिर्फ 1 महीने में तैयार किया था। जुलाई के पहले 19 दिनों में रूस की तरफ से 127 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें से 107 बैलिस्टिक और 20 जिरकॉन मिसाइलें हैं। रूस हर महीने 60 इस्कंदर मिसाइल जबकि S-400 के लिए RM-48U मिसाइलें बनाता है। मतलब एक महीने में वो 100 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन करता है, जबकि 2026 के लिए रूस ने जिरकॉन मिसाइल प्रोडक्शन का टारगेट 30 रखा था और दावा है कि उसने जिरकॉन मिसाइल प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा एक ही महीने में इस्तेमाल कर लिया। पुतिन के ड्रोन, जेलेंस्की के डीप स्ट्राइक, नाटो की मिसाइलें और ब्लैक सी का बढ़ता तनाव, ये सब इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये रेंज बनाम रेंज, ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और इंडस्ट्री बनाम इंडस्ट्री की जंग बन चुकी है, जो दुश्मन की सप्लाई चेन, तेल भंडार, हथियार फैक्ट्रियों और आसमान पर ज्यादा देर तक दबाव बनाए रखेगा। रणनीतिक बढ़त भी उसी के हाथ लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या फिर ब्लैक सी से लेकर नाटो की सीमाओं तक फैलकर पूरी यूरोप की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा।